रवा माली साल 9 माह में कर्जों में 4,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया। 2018 में 1,500 अरब रुपए कर्जों पर अदायगी हम कर रहे थे। रवा माली साल 3,100 अरब रुपए और अगले माली साल 3,900 अरब रुपए कर्जों की अदायगी के लिए देना पड़ेंगे। अब साबिक हुकूमत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $1.25 अरब पर ले आई। गंदम और चीनी जो 2017-18 में एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब हम इंपोर्ट करेंगे। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता करके अवाम को ऐसा चेक लेकर दिया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जिसके लिए कैश ही नहीं था। बारूदी सुरंगें ये हुकूमत कहती है कि ये पिछली हुकूमत हमारे लिए छोड़कर गई और वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी थी। इस वक्त बड़ा चैलेंज मुस्तहकम ग्रोथ लाना है। और मौशी तज्ज़ियाकार फ़हाद इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ इमायत इशफाक तोला टैक्स माहिर हमारे साथ हैं। तो इमायत साहब, आपसे हमारी बात हो रही थी, आप कंटिन्यू कीजिए। टैक्स से मुताल्लिक आप मामला बता रहे थे, टैक्स नेट में इजाफे से मुताल्लिक कह रहे थे। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि टैक्स बेस कैसे ब्रॉडन करना है। अच्छा, अगर मैं डेटा के हवाले से बात करता हूँ तो हमारी कोई इस बात में शक ही नहीं है कि वी हैव अ ह्यूज पैरेलल इकोनॉमी। अब 43% ऑफ माय नॉमिनल जीडीपी is not contributing significantly towards the tax revenue generation। तो इसमें हमें ज़रा गौर करना चाहिए। मेरे मुताबिक इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए जिस तरीके से इनको हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में ट्रांसलेट कर सकें। ऑब्वियसली वी कैन नॉट जस्ट पुल द प्लग और बस सब सही हो जाएगा। वो उससे फिर ये होगा कि शायद स्ट्रैंगुलेट या स्टाइफल हो सकती है इकोनॉमी। इसका हमें एक एक्शन प्लान डिवाइस करना चाहिए है और उस लिहाज से फिर उनको स्टेप बाय स्टेप मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाना चाहिए। ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, जिस तरह अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात भी की कि हमें मईशत को मुस्तहकम करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लो इनकम ग्रुप है हमारा उसको भी आप मुआशी तौर पर थोड़ा मुस्तहकम करें, उसकी भी मदद करें। लेकिन साथ एनर्जी क्राइसिस का मसला भी आ जाता है, तो ये मसला हल करना कितना ज़रूरी है कि आप सिर्फ मछली खाना न सिखाओ, उसे पकड़ना भी सिखाओ। बिल्कुल ठीक किया आपने कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कौम को सिर्फ सब्सिडी दे के या 2,000 रुपए दे के और इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे तो काम नहीं होगा। हमें कौम को तैयार करना पड़ेगा, हमें टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। हमारे टारगेट्स क्या है, हमारा शॉर्टफॉल जो डेफिसिट आ रहा है 15 से 18 बिलियन का, उसको हम कैसे टारगेट लेना है। बेसिकली वही एक शॉर्टफॉल आता है तो सारा मैं समझता हूँ सिस्टम हमारा आउट हो जाता है। हमारी इंपोर्ट जब बढ़ जाती है तो ये सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और इंपोर्ट बढ़ना कोई मुश्किल गलत बात नहीं है। इंपोर्ट होना तभी मशीनरी आती है, ऑयल आना, ये सारी चीजें आना। तो आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टारगेट पॉलिसीज क्या है। हम आईटी हमारे पास एक ऐसा समझता हूँ मैं है कि हम अभी 150 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया 100 बिलियन का कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसे टारगेट है जिस पे हमें काम करना चाहिए, जो कम वक्त में हम चीज़ों को टारगेटेड अचीव कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास यह है आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी को हम जो प्रॉपर्टीज बेचते हैं और जो उसको अगर कोई ऐसा तरीका उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए और उनपे कोई हम इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस दें कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी तरह रहेगी और उसमें कोई इजाफा होगा, तो मैं समझता हूँ वो भी 8-10 बिलियन डॉलर हम ला सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। इसलिए अभी जो 32-33 बिलियन आ रहा है, इसके अलावा 32-33 बिलियन उन लोगों के पास होता है, वो अपनी कंट्री में अमेरिका, यूके, यूरोप, दुबई वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, थोड़ा इंश्योरेंस होगा उनको अपने मुल्क में कि हाँ यार ये चीजें हैं, डॉलर थोड़ा स्टेकम रहेगा, डॉलर की वैल्यू रहेगी, तो डेफिनेटली यहाँ भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे गवर्नमेंट को, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं था स्टेक होल्डर से बात करने का। वो तो बैठे भी नहीं और पता नहीं बजट बना तो लेटर्स पे बात हो रही थी, खत लिख दीजिए और चीजें हुई, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से इश्यूज हैं जिसको डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। जी ठीक है, इस पर फहाद इरफान साहब की तरफ भी गुफ्तगू का सिलसिला लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इक्तिसादी सर्वे हमारे सामने आया है उसके आदाद शुमार को लेकर एक मखसूस खबर है, उससे अपने देखने वालों को आगाह करते हैं कि मुल्क में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल की बात की जाए तो उसमें गधों की तादाद 1 लाख बढ़कर 57 लाख हो गई है। गुज़श्ता माली साल गधों की तादाद 56 लाख थी और रवा माली साल घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ है।
घोड़ों की तादाद मुसलसल तीसरे साल 4 लाख और खच्चरों की तादाद तीसरे साल 2 लाख रही है। अब ये तो एक सर्वे में एक रिपोर्ट थी और इससे मुताल्लिक़ हमने आपको बताया। एक बार फिर कुछ मुआशी आदाब की बात करते हैं और क्या गोल सेट किए गए उसकी बात करते हैं। फवाद इरफान साहब, आप ये बताइएगा कि जो मार्केट्स बंद करने का फैसला, इससे मुताल्लिक़ आपसे पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो इंपोर्ट की जैसे बात की शेखानी साहब ने, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है उस पर हम कितनी छूट दे सकते हैं ताकि इंडस्ट्री हमारी इस्टेब्लिश हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान बाहर मुल्कों में बेचेगा तो फिर जाहिर है हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। इस पहलू पर जरा आप गौर कीजिए। देखें, जो प्राइमरीली जो प्रिंसिपली जो मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, जहाँ तक उनके रॉ मटेरियल्स की बात है तो वहाँ जो है वो टैक्सेस जो हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं। वहाँ पे इश्यूज टैक्स रेंजेस पे नहीं है, बल्कि वहाँ पे इशू जो है वो टैक्स जो रिसीव करना है, एडजस्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ जो फंसी हुई हैं, उनका ज़्यादा है। जहाँ तक आपकी मार्केट क्लोज की बात है तो देखें, इस वक्त जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एनर्जी रैशनिंग ज़रूरी है, और ना सिर्फ एनर्जी रैशनिंग ज़रूरी है बल्कि गवर्नमेंट को विल हैव टू लुक बैक इनटू दी जो पावर एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं विद डिफरेंट प्लेयर्स ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म के रिडिकुलस रिटर्न्स 30% के रिटर्न्स यूएस डॉलर बेस्ड प्रॉमिस किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि मेरा ख्याल है आईएमएफ ने भी इनको बोला है रीनोवेशिएट करने का, जो कि सिग्निफिकेंट जो है वो पावर कॉस्ट में आपकी ऐड कर रहे हैं। और उनका जवाब नहीं बनता, इसलिए कि जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट्स किए गए थे उस टाइम पे हम लोग जो यूरो बॉन्ड्स और डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स को टच कर रहे थे तो वो 7-8-6% पे टच कर रहे थे। साथ ही साथ जो अगर लॉन्ग टर्म उसकी बात की जाए तो फोकस आपको लोकल कोल पे करना पड़ेगा और आपको वाटर रिन्यूएबल जो है वो सोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा, डैम्स पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट इमीडिएटली जो चीज़ आप कर सकते हैं, आप निगोशिएट कर सकते हैं विद दी सीपैक पावर प्लांट्स विद अदर 2017-16 में जो पावर प्लांट्स लगे हैं उनके ऊपर टू रैशनलाइज देयर रिटर्न्स। सिमिलरली आप निगोशिएट कर सकते हैं जो उनके 10 ईयर के डेट्स हैं, जो उनकी लाइफ है, उसको आप अगर 15 या 20 ईयर्स पे ले। अहम खबर यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और इसकी डिटेल्स हम लेंगे। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। एजाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एजाज, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अशरफ कर रहे हैं। आज इजलास में मुर्तजा जावेद अब्बासी जो कि वजीर पार्लिमानी अमूर है, उनकी तरफ से तहरीक पेश की गई थी कि कौमी असम्बली और सेनेट की तरफ से जो एक्ट्स मंजूर किए गए थे, जिसमें इलेक्शन में तरमीमी बिल था 2022, उसको मंजूर किया गया था, लेकिन सदर ने उन्हें वापस दिया था। फिर तहरीक पेश की गई कि इन जो एक्ट्स हैं जिनको मंजूर किया गया था उनको दोबारा पेश किया जाए। इसमें अहम बात यह थी कि वो वाली तरामीम है इलेक्शन में जो साबका हुकूमत ने की थी, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जरूरी करार दिया गया था और साथ ही साथ ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया गया था। तो तरमीम करके ये दोनों चीजें खत्म की गई थी। मुश्तरका जो इजलास हुआ है अभी, उसमें इन तरामीम को खत्म कर दिया, इन तरामीम को बना लिया गया है। ऐसा नए एक्ट के मुताबिक जो ईवीएम है वो अब जरूरी नहीं रही और साथ ही साथ ओवरसीज को जो वोट का हक दिया गया वो भी खत्म हो चुका है। ये तरामीम अक्सरीती राय से ऐवान के अंदर से पास हो गई है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो अरकान हैं उन्होंने इस तरमीम की मुखालफत की है, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरामीम पेश की थी जिनको मुस्तरद कर दिया है ऐवान में। जी
बहुत शुक्रिया आपका एहसास सैयद। तफसीलात के लिए एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे साथ मुआशी तज्जियाकार मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद हैं, फहद इरफान साहब मुआशी तज्जियाकार और माहिर टैक्स उमूर इमायत इशफाक तोला साहब मौजूद हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे हैं जो इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया है। इमायत साहब, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमें मजीद एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए। आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, IT शोबे की भी बात हुई, मजीद ऐसे क्या एवेन्यूज़ हैं जिससे हमें थोड़ा कुशन मिल सकता है? देखें, क्वेश्चन तो हमें मिल सकता है, काफ़ी एवेन्यूज़ हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा था, IT के हवाले से भी है, मगर द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। कभी भी जब आप जी इमाद साहब से जी गालिबन रब्ता मुनक़ता हुआ है। इमाद साहब, आपको सुन पा रहे हैं? आप जारी रखिए अपनी गुफ्तगू। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि कभी भी अगर लेट्स से क्रिप्टो करेंसी है, एक नया शोबा है, उसको हम जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाएंगे तो पहले तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लेके आएंगे। एक ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा है, उसको मेन स्ट्रीम कैसे करेंगे, क्योंकि कारोबार तो ऑलरेडी इसमें जारी है। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी होगी। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होगी कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी कारोबार जारी है, पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पे हम ओवरली इसको टैक्स ना कर दें, बहुत ज़्यादा बर्डन ना कर दें उस तबके को जो इस कारोबार से फ़ायदा भी उठा रहा है और जो इसको एज अ पेमेंट मैकेनिज्म भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो बैलेंस हम स्ट्राइक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आ जाए IT के हवाले से, जो IT पे टैक्स के हवाले से ये है कि उनको भी टैक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम ले आए, मगर बात वही है कि वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। जो है उधर से फॉरेन रेमिटेंस वगैरह भी फ्रीलांसिंग के थ्रू आती है, तो वी डू नॉट वांट टू स्टाइफल दैट इन्वेस्टमेंट और दैट रेमिटेंस रादर कमिंग इन। और जितने भी नए एवेन्यूज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं या कर सकते हैं, उसमें मेन चीज़ हमें फोकस ये रहना चाहिए हमारा कि उसमें हम एक बैलेंस स्ट्राइक करें। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन शेखानी साहब की जानिब बढ़ते हैं। मोहसिन साहब, जैसे एनर्जी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एनर्जी क्राइसिस भी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का चलना भी और डोमेस्टिक सारिफिन भी परेशान है। तो ये बताइए कि जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि औकात कार में तब्दीली अगर की जाए और दुकानें जल्दी बंद कर दी जाएँ, तो इससे आप समझते हैं कि फ़ायदा होगा और उन हेड्स में एनर्जी दी जा सकेगी जहाँ ज़रूरत है मईशत का पहिया चलाने के लिए? देखिए, डेफिनेटली दुनिया भर में ऐसा ही होता है। टाइमिंग चीज़ें हर जगह फिक्स होती है और उसी तरीके से एक्टिविटीज आपकी चल रही होती है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम स्टार्ट ही 12-1 बजे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इम्पोर्टेंट है कि सुबह जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। डे लाइट को हमें अवेल करनी चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंडस्ट्रीज है या जो दूसरे ज़राए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं उस पर होनी चाहिए। लेकिन एनर्जी क्राइसिस हमारे पास बेसिकली नहीं है। हमारे पास तो अब फ्यूल क्राइसिस है या सिस्टम क्राइसिस है। हमारे पास तो पावर जनरेशन मेरे ख्याल से एक्सिस पावर जनरेशन है। हम लोग कॉस्ट की वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अपग्रेड नहीं किया हमने उन सिस्टम्स को, तो वो भी हमारे इश्यूज हैं। देखिए, हमें तो चीज़ें इतनी होनी चाहिए कि लोगों के लिए आसानी हो और लोग अगर कारोबार रात को भी करना है, हमारे पास चीज़ें मौजूद होने के बाद, एक्स्ट्रा पावर होने के बावजूद हम उसको जनरेट नहीं कर रहे। हमने चीज़ों को अगर सही लाइनअप नहीं किया तो सब चीज़ें इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करती जाएगी। देखिए, सेंटीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। हम सालों साल से ये सुन रहे हैं कि बिजली क्राइसिस, हर चीज में पानी क्राइसिस, और जहां भी जाएं क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। हम अपने सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं कर पा रहे। बिजनेस एक्टिविटी दुनिया में वहां होती है जहां सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। आपकी करेंसी का को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। आपका डॉलर जहाँ बैलेंस ना हो, डॉलर का कहीं ऐसा लग रहा हो कि रोजाना एक नई शरह आ रही है, तो लोग कहाँ से एतमाद करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी करेंसी, आपकी स्टेबिलिटी हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी चीजें अच्छा, इसी से सवाल फासा आपसे ये कि ये जो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये जो गुज़श्ता हुकूमत ने इक़दाम किया था कि फ्लोटिंग पे ज़ाहिर डॉलर की जो रेट थे वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं, स्टेट बैंक का जैसे इख्तियार उसे बिल्कुल बाइख्तियार बना दिया गया और फिर डॉलर के बढ़ते गए रुपये के मुकाबले में।
तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक थी या फिर हमें कंट्रोल करना होगा एक तनासुब से ताकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके? देखें, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मार्केट फोर्सेस के अंदर इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए और करेंसी को उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलने देना चाहिए। और बहुत बेशतर ममालिक में IMF ने यही प्रिंसिपल करेंसी का जो है वो इम्प्लीमेंट कराया है, पाकिस्तान में भी कराया है और उससे बेसिकली आपकी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो भी बढ़ती है और जो आपकी इंपोर्ट्स, मोर इम्पोर्टेंटली जो आपकी इंपोर्ट्स क्या कहते हैं वो भी कंट्रोल में आती हैं। इसकी मैं आपको एक चीज़ें कुछ बता दूं कि अगर आप पिछली टर्म देखें फ्रॉम 2013 टू 18 जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक करेंसी जो है वो हमारी स्टेबल रखी गई थी एट 100-110 के दरमियान में, ये वो दौर है जिसके अंदर आप बेशतर इमर्जिंग मार्केट्स पाकिस्तान जैसी, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना तो खैर डेवलप्ड है बट विदेशतर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो प्रोग्रेसिवली डीवैल्यू कर रही थी अपनी करेंसी को टू इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। मार्केट फोर्सेस पे ही छोड़ना चाहिए और करेंसी को स्टेबलाइज करना आर्टिफिशियली नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि बाय वे ऑफ इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट्स आप अपनी इनफ्लोज डॉलर के बढ़ाएंगे, बाय टाइमली अप्रोच टू IMF आप अपने इनफ्लो बढ़ाएं। आपकी करेंसी अभी IMF का प्रोग्राम मेरा ख्याल है 20-21 तारीख को आपका IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होगा, आप देख लीजिएगा कि उसके चंद दिनों बाद आपको करेंसी के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी और डाउनवर्ड मूव्स नजर आना शुरू हो जाएगा और ये अंडर 190 इश के अराउंड आपकी करेंसी आ जाएगी और जरा सी आपकी कमोडिटी प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो ये उससे भी मजीद नीचे आ जाएगी। तो बाय वे ऑफ इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस एंड कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स आप करेंसी को मैनेज करें, ना कि आप उसको आर्टिफिशियली रिजर्व बन करके अपनी करेंसी को मैनेज करें। उससे आप जो है वो इवेंचुअली आपका एक बूम बस्ट साइकिल बनता है और इवेंचुअली आपकी करेंसी अगर आप 3-4 साल उसको ऐसे मैनेज कर लें तो चौथे 5वें साल आपको एक रैम्पेंट डिवैल्यूएशन नजर आती ही है। ठीक है, हमारे तमाम तज्ज़ियाकार और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।